क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई व्यक्ति धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है तो हम उससे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बात करे तो हमें वह कम आधुनिक, कम शिक्षित या कम पेशेवर लगने लगता है। आखिर क्यों एक बच्चा अपनी माँ की बोली अर्थात माँ की भाषा बोलने में झिझकता है, लेकिन टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर गर्व महसूस करता है? क्यों स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी न बोलने पर उनको सजा दी जाती है, लेकिन अपनी भाषा भूल जाने पर कोई चिंतित नहीं होता? क्या सचमुच अंग्रेजी प्रगति की भाषा है, या फिर हम एक ऐसी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं जहां अपनी जड़ों से जुड़ना हमें पिछड़ापन लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम केवल भाषाएं खो रहे हैं या अपनी स्मृतियां, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान भी? यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक दुनिया की लगभग आधी भाषाएं विलुप्त हो सकती हैं, और इस खतरे की जद में सबसे ऊपर जिन देशों का नाम लिया जाता है उनमें भारत भी शामिल है। लेकिन क्या ये भाषाएं स्वाभाविक रूप से मर रही हैं, या फिर उनका व्यवस्थित ढंग से कत्ल किया जा रहा है? आज हम बात करेंगे भाषाओं के उस धीमे कत्ल की जो बंदूक या तलवार से नहीं, बल्कि शर्म, बाजार और मानसिक उपनिवेशवाद के माध्यम से किया जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द थर्ड दृष्टि, जहां हम केवल घटनाओं को नहीं देखते बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ पहचानता है। वह भाषा को सीखने से पहले उसे महसूस करता है। इसलिए मातृभाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, वह हमारे अनुभवों, भावनाओं और स्मृतियों का घर होती है। हमारी पहली हंसी, हमारा पहला डर, पहला प्रेम और पहला दुख सब हमारी मातृभाषा में दर्ज होता है। जरा सोचिए, यदि किसी व्यक्ति से उसकी भाषा छीन ली जाए तो क्या बचता है? शरीर तो बच जाता है, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा खो जाता है। यही कारण है कि किसी भी समुदाय को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका उसकी भाषा को कमजोर करना होता है। एक समाज के रूप में हमने एक बेहद खतरनाक समीकरण बना लिया है। यदि कोई व्यक्ति फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है तो हम मान लेते हैं कि वह बुद्धिमान है, आधुनिक है और सफल है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शुद्ध हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली, पंजाबी या कोई अन्य भारतीय भाषा बोलता है तो उसे अक्सर अनजाने में ही कमतर समझ लिया जाता है। जबकि भाषा विज्ञान हमें बताता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम है, बुद्धिमत्ता का पैमाना कभी नहीं रहा। लेकिन हमारे समाज में भाषा संवाद का माध्यम कम और सामाजिक हैसियत का प्रतीक अधिक बन चुकी है। जब हम अपनी भाषा बोलते हैं तो भीतर से एक अजीब सी झिझक या शर्म महसूस करते हैं। तो यह स्वाभाविक नहीं होती, यह वह मानसिकता है जिसे समाज और व्यवस्था ने धीरे धीरे हमारे भीतर रोप दिया है। भारत में अंग्रेजी केवल एक भाषा बनकर नहीं आई थी, वह सत्ता बनकर के आई थी। हमें इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1835 में ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा नीति को आकार देते हुए एक ऐसी सोच प्रस्तुत की जिसका उद्देश्य था ऐसे भारतीय तैयार करना जो रंग से भारतीय हों लेकिन सोच और दृष्टि से अंग्रेज। यही भाषाई उपनिवेशवाद धीरे धीरे हमारी चेतना का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने अंग्रेजी को केवल भाषा नहीं रहने दिया, उसे नौकरी, न्याय, प्रशासन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि आज़ादी के दशकों बाद भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका और कॉरपोरेट जगत उसी मानसिक ढांचे में काम कर रहा है। हमने अंग्रेजों को तो विदा कर दिया, लेकिन उसकी भाषाई श्रेष्ठता की भावना को अपना लिया। यहीं से भ्रम पैदा हुआ कि अंग्रेजी जानना ही बुद्धिमान होना है, जबकि भाषा कभी भी बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं होती, बल्कि वह केवल अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हम अपनी भाषा बोलने में शर्माते क्यों हैं? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि सफलता का रास्ता अंग्रेजी से होकर जाता है।
यदि कोई बच्चा भोजपुरी बोलता है तो उसे देहाती कहा जाता है। यदि वह अवधी, बुंदेली, मैथिली या किसी अन्य लोक भाषा में बात करता है तो उसका मजाक बनाया जाता है। धीरे धीरे वह बच्चा सीख जाता है कि सम्मान पाने के लिए अपनी भाषा को छिपाना होगा। यहीं से आत्महीनता जन्म लेती है और यही आत्महीनता भाषाओं के कत्ल का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अब बात करते हैं बाजारवाद की। अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेजी के बिना आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। यह बात आंशिक रूप से सही भी है, क्योंकि वैश्विक बाजार, विज्ञान और तकनीक में अंग्रेजी की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जर्मनी, जापान, फ्रांस, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को देखिए। इन देशों ने अपनी मातृभाषा को छोड़े बिना विज्ञान, तकनीकी और आर्थिक विकास की ऊंचाइयां हासिल की है। वहाँ वैज्ञानिक अपनी भाषा में शोध करते हैं और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष अपनी भाषा में विश्व मंचों पर अपनी बात रखते हैं। फिर भारत में ऐसा क्यों है? यह एक गंभीर विषय है। किसी भाषा के मरने का अर्थ केवल शब्दों का समाप्त हो जाना नहीं है। उसके साथ मरती हैं लोक कथाएं, लोकगीत, कहावतें, ज्ञान परंपराएं और सदियों का सामूहिक अनुभव। यदि कबीर की भाषा न बची होती तो क्या हम कबीर को समझ पाते? यदि तुलसी की भाषा खो गई होती तो क्या रामचरितमानस आज हमारे पास होती? एक भाषा का अंत केवल भाषा का अंत नहीं होता, वह एक दृष्टि, एक संस्कृति और एक सभ्यता के अनुभव का दुखद अंत होता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि समस्या अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी सीखना भी गलत नहीं है। दुनिया की भाषा को सीखना यानी कि अपने ज्ञान का विस्तार करना होता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम दूसरी भाषा सीखने के लिए अपनी भाषा को हीन समझने लगते हैं। हमें अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, फ्रेंच भी, जर्मन भी, चीनी भी, लेकिन अपनी मातृभाषा की कीमत पर नहीं। बहुभाषी होना शक्ति है, आत्महीन होना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। शायद सवाल यह नहीं है कि अंग्रेजी कितनी महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी भाषा को भी उतना ही सम्मान दे पाते हैं? क्या हम अपने बच्चों से अपनी मातृभाषा में बात करते हैं? या क्या हम अपनी बोलियों और भाषाओं को बचाने का अपने तरह से थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं? एक और बड़ा गंभीर बात है कि क्या हम अपनी भाषा बोलने वालों का सम्मान करते हैं? क्योंकि भाषाएं अचानक नहीं मरती, वे तब मरती हैं जब उनके बोलने वाले लोग उन्हें बोलने में शर्म महसूस करने लगते हैं। और याद रखिए, जिस दिन कोई समाज अपनी मातृभाषा से शर्माने लगेगा, उसी दिन उसकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। भाषाओं का यह कत्ल कोई और नहीं कर रहा, हमारी सामूहिक चुप्पी, हमारी आत्महीनता और हमारी शर्म ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी मातृभाषा में बात करें तो गर्व के साथ कीजिए, क्योंकि आपकी भाषा केवल आपके शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि आपका इतिहास, आपकी स्मृति और आपकी पहचान है। प्रिय दर्शकों, आपकी मातृभाषा क्या है? क्या आपने कभी अपनी भाषा बोलने में झिझक या शर्म महसूस की है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य साझा करें। यदि आपको यह विश्लेषण सार्थक लगा हो तो इस बौद्धिक यात्रा का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न और एक नए दृष्टिकोण के साथ। नमस्कार, जय हिंद।